बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीन प्रेडिक्शन के हवाले से है कि जीन प्रेडिक्शन जो है वो कैसे की जाती है। जीन प्रेडिक्शन को डिस्कस करने से पहले अगर आप देखो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब से जो है जीनोम सीक्वेंसिंग एडवांस हुई है, यानी जीनोम सीक्वेंसिंग करना आसान हुआ है आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर्स आने के बाद जो सीक्वेंसिंग का अमल है, यानी किसी भी स्पीशी के जीनोम को सीक्वेंस करने का जो अमल है वो आसान हो गया है। ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर देखो तो 2003 में जब ह्यूमन जीनोम कंप्लीट का फाइनल ड्राफ्ट आया था, उसके बाद से अगर देखो तो जीनोम सीक्वेंसिंग ना स्पीशीज की उसमें एक रेस लगी हुई है। क्योंकि अब आप अंदाजा लगाओ कि जो है वो इस यूनिवर्स के अंदर आप या कह लो इस प्लैनेट पे सिर्फ एक ह्यूमंस पे एक स्पीशी नहीं है। ह्यूमंस के अलावा जो है वो और कई हजारों स्पीशीज हैं। अगर आप चले जाओ मैमेलियंस में या पूरे अगर फाइलम्स उठा लो तो दे आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज ना, डिफरेंट स्पीशीज हैं, इंसेक्ट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरसेस हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, सी एनिमल्स हैं। तो देयर आर वेरियस नंबर ऑफ एनिमल्स ना, देयर आर वेरियस नंबर ऑफ जीनोम यू कैन से। अब हर जो भी स्पीशी है इस प्लैनेट के ऊपर उसका जो जीनोम है इज डिफरेंट ना, उसका जीनोम ऑफ कोर्स डिफरेंट है, उसका डीएनए डिफरेंट है। ठीक है। अब जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, अब पहले तो आई थिंक तुम्हें जीनोम का पता होगा, जीनोम किसे कहते हैं। जीनोम बेसिकली टोटल डीएनए है एक सेल में, उसे जीनोम कह रहे होते हैं। तो जो जीनोम है विद द पैसेज ऑफ टाइम जब से सीक्वेंसिंग इज एडवांस लेवल पे पहुंची है, तो जो जीनोम की सीक्वेंसिंग है वो बहुत उसमें एक हमको रेस लगी है। और एवरी डे देयर आर न्यू स्पीशीज दैट आर गोइंग टू सीक्वेंस। और एवरी डे समझ लो कि डेटा जो है वो गैदर हो जा रहा है, मुस्तकिल डेटा गैदर हो रहा है डिफरेंट स्पीशीज का उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे में, यानी उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है डिफरेंट स्पीशीज की, तो जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा जो है वो गैदर हो रहा है। ठीक है। अब ये जो डेटा गैदर हो रहा है इसके नतीजे में, तो ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे में डेटा गैदर हो रहा है, नए नए स्पीशीज के जीनोम सीक्वेंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब इन सीक्वेंसेस को एनालाइज किया जाए। ठीक है। अब एनालिसिस के अंदर अगर तुम देखो, अगर हम ह्यूमन जीनोम्स की बात करें तो ह्यूमन जीनोम में 3% कोडिंग सेगमेंट होता है, यानी 3% तक जीन्स होती हैं। ठीक है। बैक्टीरिया में 70% तक कोडिंग सेगमेंट होता है, 70% तक जीन्स होती हैं। यानी प्रोकैरियोट्स में अगर देखो तो 70% तक कोडिंग सेगमेंट होता है, यानी जो किसी ना किसी प्रोटीन को कोड कर रहा होता है। और यूकैरियोट्स को अगर देखो तो उसमें सिर्फ 3% कोडिंग सेगमेंट होता है। तो एक्चुअली हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि एक्चुअली किसी भी जीनोम के अंदर उसका कोडिंग सेगमेंट क्या है। ठीक है। क्या मतलब वो, यानी किसी भी जीनोम में उस जीनोम में एक्चुअली जीन्स कौन कौन सी हैं। तो ये प्रिडिक्ट करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब हम ये एक हमारे पास जीनोम का सीक्वेंस आ गया, फॉर एग्जांपल ह्यूमन तो खैर 3 बिलियन बेस पेयर तो मुश्किल होता है, कोई कोई और एनिमल है फॉर एग्जांपल का 1 बिलियन बेस पेयर है। अब 1 बिलियन बेस पेयर में ये आइडेंटिफाई करना कि इसमें कौन कौन सी जीन्स हैं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशनली। ठीक है। तो ये प्रिडिक्ट करना और उसको करेक्टली प्रिडिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कि हमें पता चले कि एक्चुअली अगर ये जीन्स है यहाँ पे, ठीक है, जैसे यूकैरियोट्स के अंदर अगर तुम देखो एक्सॉन और इंट्रॉन्स की फॉर्म में भी होते हैं, जीन्स के अंदर मजीद सेगमेंट्स होते हैं एक्सॉन्स के और इंट्रॉन्स के, एक एक्सॉन्स कोडिंग कहलाते हैं, इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग कहलाते हैं। तो ये सेगमेंट्स को भी फर्दर एक्सप्लेन करना, एनालाइज करना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली अगर देखो तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक गोल ये भी है कि जो नए जीनोम सीक्वेंस हो रहे हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है जीन्स की, यानी कौन कौन से जीन्स हैं उसको करेक्टली प्रिडिक्ट किया जा सके, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अल्टीमेट गोल भी होता है कि किस तरह से जो किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो जीन की इंफॉर्मेशन है किसी भी जीनोम सीक्वेंस में, चाहे वो किसी भी स्पीशी का है, वो प्रोकैरियोट्स हैं, वो यूकैरियोट्स हैं, वो यूकैरियोट्स में हायर एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, जो भी हैं जो है उसके अंदर जो है उनका सीक्वेंस में जीन्स की प्रिडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो यहाँ ये अंदाजा हुआ होगा तुम्हें कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये पता चलेगा किसी भी अननोन सीक्वेंस में जो जीन प्रिडिक्शन है वो जीन्स हैं वो कौन कौन सी, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको किया कैसे जाता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कंप्यूटेशनली इसको 100% तक हमें प्रिडिक्ट करना, यानी इसको ऑलमोस्ट इसकी एक्यूरेसी 100% तक होनी चाहिए, ये एक्चुअली हमारा गोल होता है कि ये जो प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि करेक्टली जो है वो जीन प्रेडिक्ट किया जा सके। अलबत्ता कि यूकैरियोट्स की हम बात करें प्रोकैरियोट्स के मुकाबले में, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर इट इज रिलेटिवली इजी कि जी प्रोकैरियोट्स के अंदर क्योंकि जो कोडिंग सेगमेंट है वो 70% तक होता है और वो कोडिंग सेगमेंट है वो 70% तक होता है। ठीक है। और 30% तक आपका जो है वो जॉइंट होता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो कि अगर आप देखो तो जीन्स होते हैं वो एक ऑपरॉन की फॉर्म में है, ऑपरॉन की ना एक जीन लगा हुआ है उसके साथ दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जस्ट लाइक अ कैसेट आपने जस्ट प्ले का बटन दबाया और तमाम जीन्स जो है वो ट्रांसक्राइब होना शुरू हो जाते हैं। तो वो सबके सब एक साथ जो है वो साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ होते हैं ऑपरॉन की फॉर्म में। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, यूकैरियोट्स में होते 3% है। अब ये 3% भी स्प्लिट हो जाता है। अब सोचो 3% जब स्प्लिट हो जाएगा 98% में, 97% में, तो वो किस कदर डिसमिनेट हो जाएगा, किस कदर फैला हुआ होगा डिफरेंट जगहों पे। अब वहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटेशनली मुश्किल होता है, बहरहाल नामुमकिन नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा वो कंप्यूटेशनली उसके अंदर बहुत सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सी डिफिकल्टीज हैं
यूकैरियोट्स को के जीन्स को प्रेडिक्ट करने के लिए ना बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं उसमें, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम जो है वो जीन्स जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जीन्स जो मेन कोडिंग सेगमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दोनों जीन प्रेडिक्शन देख लेते हैं कि जीन प्रेडिक्शन अगर करनी है और कैसे की जाती है, इसको प्रोकैरियोट्स में कैसे किया जाता है, ठीक है, और इसको जो है वो यूकैरियोट्स में कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जो जीन प्रेडिक्शन है, अब अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर देखो तो प्रोकैरियोट्स का जो टोटल जीनोम है उसका साइज अगर देखो वेरी कर रहा होता है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया शामिल है, आर्की शामिल है। अगर तुम देखो तो इनका जो जीनोम है वो स्मॉल होता है, रिलेटिवली स्मॉल होता है, और अगर मैक्सिमम साइज अगर इनका देखो तो 0.5 मिलियन से लेके 10 मिलियन बेस पेयर्स तक टोटल इनका जीनोम होता है, वेरी कर रहा होता है डिफरेंट स्पीशीज में। या और अब तुम देखो इस 0.5 से लेके 10 मिलियन, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 10 मिलियन बेस पेयर का इनका जीनोम है। अब 10 मिलियन बेस पेयर्स में अगर देखो तो 70% इसमें कोडिंग सेगमेंट होता है। 70% कोडिंग सेगमेंट का मतलब है कि भाई इस पूरे जीनोम का जो है समझ लो कि ऑलमोस्ट जो है 90% तक जो है वो सारा का सारा क्या है, कोडिंग सेगमेंट है, ठीक है। क्या मतलब है 90%? 90% बना दिए कि टोटल का ओवरऑल अगर आप देखो फ्रैक्शन देखो तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन बन रहा होता है कोडिंग सेगमेंट का वो अराउंड 90% तक बन रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आमतौर पे ये मैंने बताया कि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन होते हैं वो उनका जो ORF बेसिकली ओपन रीडिंग फ्रेम को कहते हैं, यानी उनका जो जहाँ से जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है वो साइड से लेके जहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन एंड होती है उससे पहले तक ये सारा का सारा ORF कहलाता है, ओपन रीडिंग फ्रेम कहलाता है। अब ये जो ओपन रीडिंग फ्रेम यानी जीन ही को बोल रहे हैं, कोडिंग सेगमेंट को बोल रहे हैं। अब ये जो ORFs होते हैं, ये जो कोडिंग सेगमेंट होते हैं प्रोकैरियोट में, जो जीन्स होते हैं अगर आप देखो तो वो रेपिटेटिव मैनर में होते हैं, यानी एक ही उस पे जिसके लिए मैंने टर्म इस्तेमाल किया भी ऑपरॉन की सूरत में होते हैं, यानी वन बाय एक दूसरे के साथ एक एक सीरीज में होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो अब ये ज्यादा आसान हो जाता है प्रिडिक्ट करना जीन्स को क्योंकि ये एक सीरीज में भी होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर एक तो जीनोम का साइज कम होता है, उसमें जीन का फ्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। और तीसरी बात कि जो जीन्स हैं वो रेपिटेटिव मैनर में होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हेल्प कर रही होती हैं जीन की प्रिडिक्शन में, सही है। एक और बात यहाँ पे अगर देखो, ये जर्नल एक तरह से मैं ये जर्नल फीचर्स डिस्कस कर रहा हूँ प्रोकैरियोट्स के कि जो हेल्प कर रहे होते हैं जीन प्रिडिक्शन में, ठीक है। यानी ये जर्नल फीचर्स हैं प्रोकैरियोट्स के जो के हेल्प करते हैं जीन की प्रिडिक्शन में। तो पहली बात मैंने बताई, एक तो बहुत ज्यादा जो है वो क्या होता है, जो है जीनोम का जो है वो मोस्टली पार्ट जो है वो कोडिंग सेगमेंट होता है, आप कह लो 70% तक जो है वो कोडिंग सेगमेंट होता है। इसके अलावा ये रेपिटेटिव मैनर में होते हैं, एक दूसरे के साथ सीरीज में होते हैं ये जो जीन्स हैं, इस तरह से अगर आप देखो। और तीसरी बात ये कि ये अगर देखो तो जितने भी प्रोकैरियोट्स के जीन्स होते हैं, जीनोम्स होते हैं, जितने भी जीन्स होते हैं सॉरी, ये जीन्स जो है स्टार्ट हो रहे होते हैं एक पर्टिकुलर कोड से, ठीक है। ये भी आपको पता है, ये भी आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर में, इनका एक स्टार्ट कोडॉन होता है, ठीक है। उस स्टार्ट कोडॉन को क्या कह रहे होते हैं, उसे ATG कह रहे होते हैं, ठीक है। उसे क्या कह रहे होते हैं, ATG कह रहे होते हैं, जो आमतौर पे जो है वो क्या बना रहा होता है, मैथ्योनिन बना रहा होता है, सही है। तो ये क्या है, एक तरह से समझ लो कि क्लूज हैं जी प्रेडिक्शन के, ये क्लू मिल रहे हैं कि ये चीज इसमें कॉमन होती है, ये चीज होती है। अब सिर्फ ये नहीं, एक और बात भी है अगर देखो तो आप यहाँ ये सवाल बनता है कि ATG तो होता है स्टार्ट कोडॉन, लेकिन हर दफा ATG में नहीं होता, जरूरी नहीं। ATG के अलावा कभी कभी ओकेजनली GTG भी होता है और ओकेजनली PTG भी होता है, बनता मैथन ही है, ठीक है। लेकिन क्या है, कोड जो है वो डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है। ATG भी होता है, GTG भी होता है, PTG भी होता है। तो ये एक सवाल बनता है कि जी अगर ये अलग अलग है तो फिर कैसे पता चलेगा कि कहाँ से जीन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ हम ये नहीं देख रहे होते कि जीन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बल्कि हम और भी चीजें देख रहे होते हैं। अगर तुम लोगों को मॉलिक्यूलर याद हो तो जब हमने ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक पढ़ा था या हमने ट्रांसलेशन पढ़ी थी, तो हम जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते थे तो हम वहां पे डिस्कस करते थे कि भाई ट्रांसक्रिप्शन का आगाज ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली RNA पॉलीमरेज आए और आके डायरेक्टली जीन को पे अटैच और ट्रांसक्राइब करना शुरू करते हैं, RNA बनाना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होता है। RNA पॉलीमरेज को बहुत सारे वहाँ पे सपोर्ट स्टाफ चाहिए होता है, यानी जीन के साथ सपोर्ट स्टाफ लगा हुआ होता है, वहाँ पे प्रोमोटर रेगुलेटरी रीजन्स लगे होते हैं, प्रोमोटर सीक्वेंस लगा होता है। प्रोमोटर सीक्वेंस के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स लगे होते हैं, उसमें कोई टाटा बॉक्स होता है, कोई प्रिप्नो बॉक्स होता है, कोई शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस होते हैं।
क्या होता है कि पहले आके आरएनए पॉलीमरेज वहां अटैच होता है, वहां सिट करता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का आगाज होता है। ठीक है, तो ये जो क्लूज हैं ये हमें हेल्प करते हैं जीन प्रेडिक्शन के अंदर। इस तरह से ये जो क्लूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक फीचर है प्रोकैरियोट्स के अंदर के इनके साथ राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ठीक है, अब राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स क्या होती हैं? अब राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स, अब ये देखो एक फीचर ये भी होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, अगर तुम्हें याद हो कि यहाँ पे कुछ साइट्स होती हैं जिन्हें हम कह रहे होते हैं शाइंडल-गार्डनो सीक्वेंसेस। ठीक है, शाइंडल-गार्डनो सीक्वेंस बिगिन होता है या ये राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है। क्या मतलब है? जिस वक्त एमआरएनए ट्रांसक्राइब होके ट्रांसलेट होने के लिए राइबोसोम पे जाता है, तो राइबोसोम भी उस एमआरएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक साइट होती है राइबोसोम्स पे जहां पे एमआरएनए जाके बाइंड करता है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये कौन सी साइट है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एमआरएनए पे साइट है, यकीनन ये साइट ऑलरेडी डिसाइडेड है, यानी ये नोन है कि जो है वो राइबोसोम को पता है कि उसने इस जगह पे अटैच होना है। तो ये साइट यहाँ पे जीन से पहले मौजूद होती है, इससे हम क्या कहते हैं? राइबोसोमल बाइंडिंग साइट कहते हैं। जिस जगह पे राइबोसोम बाइंड करते हैं एमआरएनए के साथ, तो ये साइट्स यहाँ ये नहीं मौजूद। कहाँ होती है ये? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के बिल्कुल साथ। सही है, ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के बिल्कुल साथ होती है, और आमतौर पर जिसका सीक्वेंस होता है वो AGG आमतौर पे यही सीक्वेंस होता है। तो अब ये जो तीसरी बात है ये भी हेल्प कर रही होती है जीन प्रेडिक्शन में, कि भाई ये अगर आपको पता चल जाए कि ये सीक्वेंस मौजूद है, ठीक है, साथ में स्टार्ट कोडॉन से पहले ये वाला सीक्वेंस मौजूद है, आपके लिए आसान हो जाता है कि अच्छा ये जीन ही हो सकती है, यानी ये जो आगे सेगमेंट चल रहा है ये क्या हो सकता है? जीन हो सकता है। ठीक है, यानी आप एक तरह से कह लो कि क्लूज मिल रहे हैं आपको जीन प्रोटेक्शन करने के। आपको पता चल गया कि भाई ये स्टार्ट कोडॉन ये है, ठीक है जी, स्टार्ट कोडॉन ये, लेकिन स्टार्ट कोडॉन अलग भी हो सकता है। चलो जी ठीक है, अलग हो सकता है, लेकिन स्टार्ट कोडॉन से पहले आपको ये शाइंडल-गार्डनो सीक्वेंस मिल जाएगा, ये मौजूद होगा। इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ इसका मतलब है ये फर्दर आगे जो है वो क्या है? वो कोडिंग सेगमेंट है। इसी तरह से अगर तुम लोगों को याद हो कि जो ट्रांसक्रिप्शन का एंड होता है, टर्मिनेशन होती है प्रोकैरियोट्स में, वो दो तरह से हो रही होती है। ठीक है, एक तो स्टॉप कोडॉन तो होता ही है, ठीक है, इसके अलावा टर्मिनेशन जो हो रही होती है वो तो या तो रो डिपेंडेंट होती है या रो इंडिपेंडेंट होती है। ये बेसिकली प्रोटीन है, हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर भूल चुके हो तो जाके मॉलिक्यूलर की लेक्चर्स निकालो और तुम्हें याद आ जाएगा कैसे होती थी ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन। तो ये रो डिपेंडेंट होती है। अब रो डिपेंडेंट के अंदर अगर तुम्हें याद हो तो एक बाकायदा स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनता था, यानी टीज का एक, यानी थायमिन 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 एक पॉलीटेल बन रही होती थी, एक स्ट्रक्चर बन रहा होता था जिसे हम क्या कहते थे? स्टेम लूप स्ट्रक्चर कहते थे। और रो प्रोटीन क्या कहती थी? वो यहाँ पे आके ये स्ट्रक्चर बना रही होती थी, और जैसे ही यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके आता था, स्टॉप कोडॉन तक पहुंचता था, वो क्या हो जाता था? टर्मिनेट हो जाता था यहाँ से। ठीक है, तो ये रो प्रोटीन जो है एक तरह से रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन थी, इसमें भी यहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंस मौजूद होता है। सही, ये भी एक तरह का क्लू होता है जीन प्रेडिक्शन के लिए। सही है, तो यहाँ हमने 3-4 बातें डिस्कस कर ली। ठीक है, एक जनरल फीचर्स डिस्कस कर लिए प्रोकैरियोट्स के अंदर जो कि यूज होते हैं जीन प्रेडिक्शन में। वो क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया? हमने कहा कि जी कोई ये जो है ना 70% तक जो है ना ये तो कोडिंग सेगमेंट होता है, यानी मोस्टली कोडिंग सेगमेंट्स होते हैं। दूसरी बात हमने डिस्कस की कि जी ये जो कोडिंग सेगमेंट्स हैं ये एक ऑपरॉन की सूरत में होते हैं, यानी एक बंच की सूरत में होते हैं, और ये जो बंच है ये यानी एक दूसरे के साथ वन बाय वन साइड बाय साइड लगे होते हैं, और ये जो बंच है ये एक साथ ट्रांसक्राइब हो रहा होता है। ठीक है, यानी एक जीन से दूसरा, एक जीन के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये ऑपरॉन की सूरत में होते हैं। इसका मतलब अगर हम एक को आइडेंटिफाई कर ले तो आगे भी सारे जीन्स ही हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। दूसरी बात हमने तीसरी बात ये डिस्कस की कि स्टार्ट कोडॉन होता है हमेशा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, स्टार्ट कोडॉन होता है ATG। ATG अगर हम कहीं देखें तो ATG इसका मतलब है यहाँ से स्टार्ट हो रही है जीन, लेकिन बाज़ दफा ये होता है कि ATG के अलावा GTG भी ओकेजनली होता है, TTG भी होता है स्टार्ट कोडॉन। तो इन दैट केस क्या होता है, बनता तो मैच नहीं है, लेकिन आप इन दैट केस आप क्या करते हो? मजीद फैक्टर्स देखते हो। आप क्या देखते हो? आप शाइंडल-गार्डनो सीक्वेंस देखते हो कि हाँ जी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने से पहले जो है उस जगह पे एक सीक्वेंस होता है, उसे कहते हैं शाइंडल-गार्डनो, वो ये होता है। इससे भी आपको आसान हो गया। इसके बाद क्या होता है? आप टर्मिनेशन सीक्वेंस देख सकते हो, जिससे आपको जीन की प्रेडिक्शन आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल ये आपकी अननोन जीन है, ये आपकी अननोन जीन है। अब अननोन जीन में अब आप जो है वो क्या करते हो? अब आप देखते हो कि भाई आपका स्टार्ट कोडॉन कहाँ है? जी यहाँ है। अच्छा जी, आपका शाइंडल-गार्डनो सीक्वेंस कहाँ है? ठीक है जी, यहाँ है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये आगे यहाँ से जरा गए, अब ऑफ कोर्स इसका मतलब है जीन डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब पता चला कि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, और साथ में आपने देखा कि जो टर्मिनेशन, अब यहाँ पे टी लगे होते हैं।
ठीक है, जिसका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो ये आपको एक तरह से क्या आइडेंटिफाई कर होते हैं, इससे पता ही चलता है कि भाई ये जो सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का जो सेगमेंट है क्या है, ये कोई ना कोई जीन है, राइट। तो इस तरह से आप प्रोकैरियोट में जीन की प्रोटेक्शन जो है वो करते हैं। अब हम प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में यूज होते हैं जीन प्रोटेक्शन के लिए। अगर प्रोकैरियोट्स में देखो तो बेसिकली दो मेथड्स हैं जीन प्रोटेक्शन के, ठीक है। क्या कहलाते हैं जी, एक कहलाता है एब इनिशियो बेस्ड मेथड, दूसरा कहलाता है जी होमोलॉजी बेस्ड मेथड, ठीक है। ये दो मेथड्स हैं, ठीक है, जीन प्रेडिक्शन के। एक एब इनिशियो बेस्ड मेथड कहलाता है, दूसरा होमोलॉजी बेस्ड मेथड कहलाता है। जितने भी आपको टूल्स मिलेंगे, जितने भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जीन प्रेडिक्शन के टूल्स मिलेंगे आपको, उन तमाम टूल्स जो हैं वो इन दोनों में से, अगर प्रोकैरियोट्स का जीनोम सीक्वेंस जीनोम जो आपने सीक्वेंस किया उसमें जीन प्रेडिक्शन करने जा रहे हो प्रोकैरियोट्स से रिलेटेड, तो वो जो टूल होगा जिसमें आप जीन प्रेडिक्शन करने जा रहे हो वो इन दोनों में से किसी एक प्रोग्राम पर बेस करता होगा, ठीक है। या तो एब इनिशियो बेस्ड मेथड को फॉलो करता होगा या होमोलॉजी बेस्ड मेथड को फॉलो करता होगा। यानी जितने भी जीन प्रेडिक्शन के टूल हैं वो इन दोनों में से किसी एक प्रोग्राम को या दोनों प्रोग्राम को क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, प्रोसीड कर रहे होते हैं। अब हम इन प्रोग्राम्स को देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम्स का मतलब क्या है और ये क्या होते हैं ये प्रोग्राम्स, या इनके लिए हम एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम बेसिकली कंप्यूटेशनल अप्रोच को बोलते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कंप्यूटेशनल अप्रोच होती है उसे एल्गोरिथम बोलते हैं ना, ठीक है। कंप्यूटेशनली हम कोई चीज जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, कोई जो है वो प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे होते हैं कंप्यूटेशनली, उसे हम एल्गोरिथम बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो जो ये एल्गोरिथम या प्रोग्राम का लफ्ज इसके लिए सिंपल है। ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो एल्गोरिथम्स हैं, ये क्या है हम इसको देख लेते हैं। एब इनिशियो बेस्ड एल्गोरिथम्स या एब इनिशियो बेस्ड प्रोग्राम्स क्या होते हैं, हमेशा याद रखो। एब इनिशियो बेस्ड प्रोग्राम के अंदर जो है ये जो प्रोग्राम है ना, इसका सबसे इसके दो मेजर फीचर्स हैं। यानी ये प्रोग्राम इटसेल्फ जो है वो दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है। इसके दो मेजर फीचर्स हैं, इसके एब इनिशियो बेस्ड प्रोग्राम के दो मेजर फीचर्स हैं। पहला मेजर फीचर ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये जीन सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा पहली चीज क्या है जो इसका फीचर है इस प्रोग्राम का, कि ये कैसे प्रेडिक्शन करता है, जीन प्रेडिक्शन, ये जीन सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। अब जीन सिग्नल्स क्या बोला आगे भैया, जीन सिग्नल से मुराद क्या होती है कि अगर आप इस एब इनिशियो बेस्ड प्रोग्राम्स में होता क्या है कि जब आप अपना सीक्वेंस इनपुट करते हो जीनोम का, तो ये क्या करता है, ये जीन सिग्नल्स देखता है पहले। जीन सिग्नल्स कैसे देखता है, जीन सिग्नल्स में क्या चीज होती है जिसको देखता है, ये जीन सिग्नल्स में देखता है स्टार्ट कोडॉन है कि नहीं, स्टार्ट कोडॉन कहाँ पर है, स्टॉप कोडॉन कहाँ पर है। इस तरह से इंट्रॉन स्प्लाइस सिग्नल्स, यानी आप कह लो कि जो अब ये तो खैर यूकैरियोट्स में होते हैं, ये तो नहीं दिखता इसमें प्रोकैरियोट्स में, ये शायद बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स देखता है, इस तरह से राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स देखता है, इस तरह से पॉली साइट्स दिख रहा होता है। तो जो एब इनिशियो बेस्ड मेथड में जो है पहली चीज जो है, पहला फीचर जो है जिसको एब इनिशियो बेस्ड मेथड या प्रोग्राम डिटेक्ट करता है वो जीन सिग्नल है, ठीक है। यानी ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये पहला काम क्या करते हैं, ये जीन सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। पहला काम क्या करते हैं जीन। अब जीन सिग्नल में क्या चीजें शामिल है, स्टार्ट कोडॉन कहाँ है, क्या है स्टॉप कोडॉन कहाँ है, सीक्वेंसेस में कहाँ कहाँ पे स्टॉप कोडॉन्स हैं, कहाँ कहाँ पे स्टार्ट कोडॉन्स हैं। अगर अब एब इनिशियो बेस एक्चुअली यूकैरियोट्स में भी होते हैं, इसलिए शायद मैंने यहाँ इंट्रॉन सिग्नल्स लिख दिया, तो वहां पे तो यकीन ये इंट्रॉन्स को भी डिटेक्ट करा होता है। ट्रांसक्रिप्शन की फैक्टर बाइंडिंग साइट्स कहाँ है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स कहाँ है, पॉलीटेल्स कहाँ है। तो ये चीजों को, ये चीजें सब क्या कहलाती हैं, जीन सिग्नल्स कहलाते हैं, राइट। यानी अभी हमने इससे पहले जो फीचर डिस्कस किए वो सारे जीन सिग्नल्स के फीचर्स थे कि भाई ये कहाँ पे स्टार्ट कोडॉन है, कहाँ स्टॉप कोडॉन है, कहाँ शाइंडल गार्डनो सीक्वेंस है, ये क्या कहलाते हैं, जीन सिग्नल्स। तो एब इनिशियो बेस ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो जीन सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज होती है जीन कंटेंट को डिटेक्ट करते हैं। अब ये जीन कंटेंट क्या बोला आ गई, पहली चीज है जीन सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं, दूसरा ये जीन कंटेंट को क्या कर रहे होते हैं, वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं। जीन कंटेंट का मतलब क्या होता है, देखो जीन सिग्नल जैसे एक तरह का जो है वो फिजिकली वो देख रहा होता है कि स्टार्ट कोडॉन है या नहीं है, स्टॉप कोडॉन है या नहीं है। इसी तरह से जीन कंटेंट का मतलब क्या होता है कि हर सीक्वेंस की ना कोई स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन होती है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है हर सीक्वेंस की। यानी आप जब भी कोई सीक्वेंस देंगे तो ये उसकी कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है खुद से
इस एनालिसिस को ये कहते हैं जीन कंटेंट। क्या मतलब है, ये क्या कर रहा होता है, ये देख रहा, इसकी कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशंस होती हैं, इसके प्रोग्राम्स होते हैं कैलकुलेशन के, जिनको ये फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। ये बेसिकली कहला रहे होते हैं, ये प्रोग्राम्स कहला रहे होते हैं हिडन मार्कोव मॉडल्स, ठीक है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, इसको तुम यहाँ नाम याद रखो कि हिडन मार्कोव मॉडल्स होते हैं जिसको ये फॉलो कर रहा होता है। तुम चाहो तो इसको डिटेल में जाके खुद से देख सकते हो कि मार्कोव मॉडल्स क्या होते हैं। लेकिन ये मार्कोव मॉडल बेसिकली क्या होते हैं, ये स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे आप सीक्वेंस देते हो अपना अननोन सीक्वेंस देते हो जीन प्रेडिक्शन के लिए, तो ये उसमें जीन कंटेंट को डिटेक्ट करता है। जीन कंटेंट को डिटेक्ट करने का मतलब क्या है, ये उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करता है, ठीक है। और हर कोडिंग रीजन्स के जितने भी जीन्स होते हैं ना किसी भी सीक्वेंस के अंदर, उनकी एक स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल वैल्यू होती है, ठीक है। यानी उनकी हर एक कोडिंग सेगमेंट हो, ठीक है, उसकी एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू होती है, स्टैटिस्टिकल फीचर मतलब एनालिसिस की जाती है, उसकी एक खास स्टैटिस्टिकल वैल्यू होती है। इस तरह से जो नॉन कोडिंग सेगमेंट्स होते हैं उनकी भी खास स्टैटिस्टिकल वैल्यू होती है। और इसको जो है ये आमतौर पे जो है ये कैसे ये स्टैटिस्टिकल वैल्यू निकाल रहा होता है, ये हिडन मार्कऑफ मॉडल के थ्रू निकाल रहे होते हैं, जिसे हम HMM कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जीन कंटेंट को डिटेक्ट करते हैं। एब इनिशियो बेस्ड मेथड क्या कहते हैं, पहले जीन सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, फिर ये क्या करते हैं, जीन कंटेंट को डिटेक्ट करते हैं। और जीन कंटेंट में क्या है, बेसिकली जीन कंटेंट के अंदर जो है वो उनकी बेसिकली क्या है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन होती है। यानी अननोन सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल ये आपका सीक्वेंस है यहाँ से यहाँ तक, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका कोडिंग है, यानी ये जीन्स है आपके, ठीक है। ये आपके यहाँ से यहाँ तक जीन्स है, ये नॉन कोडिंग है, ठीक है, ये नॉन कोडिंग है। अब स्टेटिस्टिकली इस रीजन की, यहां से यहां तक के रीजन की एक खास वैल्यू होगी, ठीक है। इस तरह यहां से रीजन की भी एक खास वैल्यू होगी। इस वैल्यू की बेस पे अब ये कैसे वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, ये बकायदा इसके पूरे स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स होते हैं, ये पूरे मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जिनको यूज किए जाते हैं। ये हिडन मार्कऑफ मॉडल है जिसको ये आमतौर पर फॉलो कर रहा होता है। अब ये वैल्यू डिफरेंट होती है, ये वैल्यू डिफरेंट होती है, ऑफ कोर्स लाइक कोडिंग सेगमेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, यानी ये जीन कंटेंट डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट होता है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो ये बता देगा कि भाई ये जगह जो है, ये रीजन जो है, ये कोई ना कोई जीन मौजूद है। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है स्टैटिस्टिकली, तो वो बता देगा कि भाई ये जो वैल्यू आ रही है ये जीन की वैल्यू नहीं है, ये जीन कंटेंट की वैल्यू नहीं है, ये कोडिंग सेगमेंट नहीं है, ये नॉन कोडिंग सेगमेंट है, ठीक है। और ये इसने कैसे कैलकुलेशन की होती है, ये इसने स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल होते हैं, पूरे मैथमेटिकल मॉडल्स हैं ये, जिनको ये यूज करके ये बता देता है कि भाई ये एरिया जीन है, ये एरिया जीन नहीं है। यानी एक तरह से ये दो फीचर्स पे बेस कर रहा होता है एब इनिशियो मेथड, एक जीन कंटेंट पे, दूसरा जीन सिग्नल्स पे, दोनों की बेस पे ये बताता है कि भाई आप यहाँ से यहाँ तक के सीक्वेंस में ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये जीन, बाकी ये एरिया जीन नहीं है। कैसे बताया इसने, इसने एक्चुअली यूज किया जीन कंटेंट को, ठीक है, और जीन सिग्नल को, ये दो प्रॉपर्टीज को यूज करके ये बता देता है कि आपका जो जीनोम है इसमें जो है